नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में यानी कि स्वनिक परिवर्तन की वीडियो के पार्ट क में हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, यानी कि आगम और लोप। ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस ख पार्ट में हम स्वनिक परिवर्तन की दिशाएं के ख पार्ट में हम विपर्य यानी कि बाकी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम विपर्य के बारे में कि किस प्रकार विपर्य के कारण स्वनिक परिवर्तन होता है। अब ये हमें समझना होगा कि विपर्य का मतलब क्या होता है। अनेक बार क्या होता है कि ध्वनियों का उच्चारण करते हुए ध्वनियों का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का उच्चारण होने लगता है। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब ध्वनि आपस में परस्पर अपना स्थान बदल लेती हैं, परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करती हैं, परस्पर अपना स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विपर्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि विपर्य भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर स्वर ध्वनि आपस में अपना स्थान बदलती हैं, उसको हम स्वर विपर्य कहते हैं। अब वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पागल ये शब्द है, ठीक है, पागल से हम बोलते हैं ना कि ये तो पगला गया, अरे ये तो पगला गया। तो देखो, हमने पागल से हमने पगला बोल दिया, यानी कि इसमें जो स्वर ध्वनि है, ये स्वर है, इसको इसने अपनी जगह बदल दी, इसने यहाँ से और यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, पागल से पगला हो गया। तो इस प्रकार स्वर ध्वनि ने अपना स्थान जो है वो परिवर्तन कर लिया, इसको हम बोलेंगे स्वर विपर्य। या एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे उल्का शब्द है, उल्का, उल्का से बन गया लुका। अब जो स्वर ध्वनि है, इसने अपना स्थान यहाँ से इसके नीचे इसमें समाहित हो गया, इसमें मिल गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्वर विपर्य। या कुछ से कछु बन गया, यानी कि इसने ऊने अपना यहाँ की बजाय यहाँ अपना स्थान ले लिया। ठीक है, ऐसे अंगुली से उंगली बन गया। तो इस प्रकार हम जब स्वर अपने स्थान परिवर्तन करता है, उसको हम कहते हैं स्वर विपर्य। अब आता है हमारा, वो है व्यंजन विपर्य। जब व्यंजन ध्वनि अपना स्थान बदलती है, उसको व्यंजन विपर्य बोलते हैं। जैसे शब्द है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। अब लखनऊ को बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, कहते हुए सुनते होंगे, लखनऊ से नखलऊ बन गया। नखलऊ कहाँ जा रहा है, नखलऊ, यानी कि नखलऊ से, लखनऊ से उसने नखलऊ बना दिया। अब उसमें क्या हुआ, इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन ने अपना स्थान बदल लिया। इस लय ने जो है, लय जो है यहाँ उठकर यहाँ आ गया, और ये नय जो है यहाँ लय का स्थान ले लिया। ठीक है, तो इससे लखनऊ से नखलऊ बन गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे व्यंजन विपर्य। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा, गांव में एक शब्द है कीचड़, और बहुत सारे लोग इसका क्या उच्चारण करते हैं, चिक्कड़। गांव में आमतौर पर लोग करते हैं। ठीक है, कीचड़ से चिक्कड़ बन गया। यहाँ क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ध्वनि या इसको हम विपर्य बोलेंगे। ये विपर्य के कारण हुआ, और विपर्य में भी व्यंजन विपर्य, क्योंकि व्यंजन ने परस्पर स्थान चेंज कर लिया। जैसे च का स्थान च क की जगह चला गया, और क जो है ये च का स्थान ले लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे व्यंजन विपर्य। ऐसे ही हम ले सकते हैं, जैसे एक शब्द है डूबना, डूबना,
डूबना, आपने बिहारी के दोहे सुने होंगे। बिहारी डूबने की जगह पे एक शब्द यूज करते हैं और वो शब्द है, डूबने की जगह पे वो शब्द क्या है, वो है बुड़ना। तो ये क्या है, ये व्यंजन विपर्य है। ठीक है, यानी कि इन दो ने अपना स्थान बदल दिया, वो उसकी जगह और वो उसकी जगह। ठीक है, ऐसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे चाकू से हमने बना दिया काचू, काचू। ठीक है, ऐसे ही अमरूद से बन गया रमूद। ठीक है, अमरूद से रमूद। हमारे घर में एक बच्चा है और वो आया मेरे पास और बोला कि मौसी जी मुझे काचू दे दो, मैं रमूद काटूंगा। अब मतलब ये बड़ी हंसी भी आती है इसके ऊपर कि कैसे वो बच्चा जो है विपर्य के कारण, यानी कि उसने एक व्यंजन का विपर्य कर दिया, यानी कि उसने आपस में व्यंजन के स्थान आपस में चेंज हो गए, बदल लिए। चाकू से वो काचू बन गया और अमरूद से रमूद बन गया। ठीक है, ये व्यंजन विपर्य का खेल है। अब आता है हमारा व्यंजन ही नहीं अक्षर भी अपने इस प्रकार परिवर्तन कर लेते हैं स्थान में, उसको हम बोलते हैं अक्षर विपर्य। अक्षर विपर्य कैसे होता है, एक शब्द है, वैसे आमतौर पर मूल शब्द क्या है, कोलतार होता है ये, लेकिन कोई भी हमें हमारे गांव में इसको कोलतार नहीं बोलता, उसको इसका तारकोल बोलते हैं। तारकोल बिछा दिया, तारकोल, तारकोल। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, पूरे अक्षर ने अपनी जगह बदल ली। ये तार जो है यहाँ से उठ के ये तार यहाँ आगे आ गया। ठीक है, और ये बन गया कोल तार की जगह तारकोल। और ये तारकोल बड़े आसानी से ये मुंह से निकलता है शब्द तारकोल। ऐसे ही कपाट शब्द था, लेकिन कपाट से क्या बन गया, शब्द बन गया फाटक। ठीक है, कपाट से शब्द बन गया फाटक, यानी कि जो पाट है ना, ये पाट शब्द, पाट ये क के आगे जुड़ गया यहाँ पर, ये पै जो है इसका महाप्राणीकरण हो गया। ठीक है, और ये फै में बदल गया, तो ये फाटक शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपने कई लोगों को सुना होगा, एक शब्द है मतलब, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतबल, बोलते हैं मतबल, मतबल, ये बात ऐसे है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, ये हुआ अक्षर विपर्य के कारण। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। विपर्य मतलब स्थान बदलना, स्वर स्थान बदलते हैं स्वर विपर्य, व्यंजन स्थान बदलते हैं व्यंजन विपर्य, अगर अक्षर स्थान बदलते हैं तो वो अक्षर विपर्य होगा। अब इसके पश्चात आता है, वो है समीकरण। समीकरण में क्या है, समीकरण क्या होता है, जब दो ध्वनियाँ एक दूसरे के समीप आते हैं, दो ध्वनियाँ एक दूसरे के पास पास आती हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करती है और वो उसको अपने समान बना लेती है। तो इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन का एक समीकरण सा बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। हम इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से और समीकरण भी जैसे दो प्रकार का होता है, पुरोगामी समीकरण और पश्चिमगामी समीकरण। जब पूर्ववर्ती ध्वनि यानी कि पहले वाली ध्वनि बाद वाली ध्वनि को अपने समान बनाती है, उसको पुरोगामी समीकरण कहते हैं। और जब पीछे वाली ध्वनि पहले वाली ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बनाती है, उसको पश्चिमगामी समीकरण कहते हैं। अब उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक शब्द है, वो है, और इसमें भी पुरोगामी समीकरण और पश्चिमगामी समीकरण को भी हम आगे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर पहले वाली वो ध्वनि अगर स्वर है तो उसको स्वर समीकरण बोलेंगे, व्यंजन है
तो व्यंजन समीकरण बोलेंगे। इनको भी हम बांट देंगे स्वर और व्यंजन में, ठीक है। अब देखिए उदाहरण हम लेते हैं, जैसे शब्द है जुल्म, और जुल्म शब्द से बन गया जुलुम बन गया। जुलुम, हमारे बड़े बोलते हैं ना, उसने तो जुलुम कर दिया, जुलुम। जुलुम, इसमें हुआ क्या, इसमें अब देखो ये है पुरोगामी समीकरण। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये ऊ है, ये जो पूर्व वाली जो ध्वनि है, इसने इसको भी प्रभावित कर लिया, पीछे वाली ध्वनि को, यानी कि इसमें भी ऊ जो है इसको भी अपना ही रूप दे दिया, इसमें भी ऊ की मात्रा लगा दी, ठीक है। और इसका रूप इस प्रकार बन गया जुलुम। ऊ ने इसको प्रभावित किया लय को, और इसको अपने जैसा बना लिया, तो ये जुलम से जुलुम बन गया, ठीक है। यानी कि ये किसमें, ये स्वर ने किया है, स्वर ने समीकरण बनाया है, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे स्वर समीकरण, हम इसको कहेंगे। ऐसे जैसे एक शब्द है, वो है, हम बोलेंगे मुक्ति शब्द है, मुक्ति। अब मुक्ति से आपने लोगों को सुना होगा मुकुति, उसकी तो मुक्ति होगी, मुकुति। तो इसने, इस स्वर ने समीकरण बनाया, इसका के साथ क में मिल गया, ठीक है, और इसका रूप ये बन गया, तो इसको हम बोलेंगे स्वर समीकरण। अब हम देखते हैं कि व्यंजन समीकरण क्या होता है, और पुरोगामी समीकरण है, ठीक है। पहले वाली ध्वनि पीछे वाली ध्वनि को अपना जैसा बना रही है। ऐसे ही जैसे व्यंजन समीकरण में एक पत्र शब्द है, और पत्र से बन गया, इससे बन गया पत्ता, ठीक है। अब इसमें जो पीछे वाली जो इसमें ये ध्वनि है, यानी कि व्यंजन का समीकरण, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यंजन समीकरण बनाएगा। जैसे इस त ने समीकरण बनाया है, ठीक है। तय क्या है, व्यंजन। इसने एक अपने जैसा एक तय, उसको भी रै को भी तय ही बना लिया, तो पत्र से यानी कि रै को भी तय बनाया, ये पत्ता बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे ये इनकी पत्र, अगर हम देखें ये कैसे, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं खोल के दिखाऊंगी। इसमें तय तो है आधा और रै है पूरा, ये पत्र बोलेंगे इसको, पत्र। और इससे ये बन गया, इसने क्या किया, जो ये पूरा वाला जो ध्वनि है, ठीक है, ये त है, ठीक है, और इसने बाद वाली को अपने जैसा बनाया है, यानी कि इस रै का भी इसने तय बना दिया, और ये पत्र से पत्ता बन गया, ठीक है। तो इसको हम पुरोगामी, और पहले वाले ने दूसरे को अपना जैसा बनाया, इसको हम पुरोगामी समीकरण बोलेंगे। और चूंकि ये व्यंजन ने बनाया है, तो ये व्यंजन पुरोगामी समीकरण हो जाता है। ऐसे ही चक्र से चक्का बनता है, चक्र से बना चक्का, ठीक है। इसमें कै ने इस रै को भी कै बना दिया। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं, ये था हमारा पुरोगामी। अब पश्चगामी समीकरण हम देखते हैं। पश्चगामी भी स्वर समीकरण, पश्चगामी स्वर समीकरण और पश्चगामी व्यंजन समीकरण। अब जैसे हम शब्द लिखते हैं इक्षु, इक्षु शब्द का बन गया ये उक्खू बन गया, इक्षु शब्द का बन गया उक्खू। इसमें हुआ क्या, इसको हम बोलेंगे पश्चगामी समीकरण, पश्चगामी समीकरण। अब पश्चगामी समीकरण में क्या होता है, क्योंकि स्वर जो है, जो पीछे वाला जो को अपने जैसा बनाता है। जैसे इसमें जो इस ऊ ने, जो ये पीछे वाला ऊ है, इक्षु, इक्षु का ऊ है, इस ऊ ने अपना पहले वाली ध्वनि को, इस ई को प्रभावित किया, और इसको इसने अपने जैसा बना लिया, यानी कि इस ई का भी उसने ऊ बना दिया, ठीक है। और ये इसमें है कि जो कै और शय मिलकर के क्षय बनते हैं, ठीक है। ये उक्खू शब्द का निर्माण हुआ,
ठीक है। ऐसे ही श्वसुर, श्वसुर से क्या हुआ, सुसुर शब्द बन गया, सुसुर, यानी कि पश्चगामी समीकरण है, यानी कि पीछे वाला ध्वनि ने इसको प्रभावित किया, ठीक है। तो ये इस से के भी उ की मात्रा लगी तो सुसुर बन गया। तो इसको हम बोलेंगे पुरोगामी पश्चगामी समीकरण, और पश्चगामी में भी ये स्वर समीकरण है। अब हम पश्चगामी जो व्यंजन समीकरण हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे शब्द है कर्म, ठीक है, और कर्म से बन गया कम, ठीक है। ये जो पीछे वाला मैं है, इसने पीछे वाले मैंने इसको आगे वाले को प्रभावित किया और इसको भी मैं बना दिया, ठीक है। ऐसे ही शब्द है वलकल, वलकल को इसने क्या बनाया, बक्कल बना दिया, यानी कि इस क ने इस लय को भी क बना दिया, ठीक है। ऐसे ही गल्प, गलप से बन गया गप, यानी कि इस पै ने इस लय को प्रभावित किया और अपने जैसा बना लिया, ठीक है। ये है कौन सा समीकरण, ये है पश्चगामी और व्यंजन समीकरण। अब जो बात आती है वो है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट, हम उसको करते हैं विस्मीकरण। विस्मीकरण से भी किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। विस्मीकरण समीकरण का बिल्कुल उल्टा होता है, इसका बिल्कुल विपरीत होता है। जब किसी शब्द में प्रयुक्त निकटवर्ती दो समान ध्वनियों में से एक अपने मूल रूप में रहती है और दूसरी बदल जाती है, उसको विस्मीकरण कहते हैं। समीकरण में तो एक ध्वनि दूसरी को अपने जैसी बनाती है, लेकिन विस्मीकरण में उनमें से एक तो मूल रूप में रहती है और दूसरी बदल देती है अपना स्थान, उसको विस्मीकरण कहते हैं। और विस्मीकरण भी पुरोगामी पश्चगामी दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर हम देखें, इससे हम समझ जाएंगे। पुरोगामी विस्मीकरण का मतलब क्या है, जब पूर्ववर्ती ध्वनि तो ऐसे ही बनी रहती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है, और परवर्ती ध्वनि बदल जाती है। जैसे शब्द है काक, ठीक है, और काक को हम क्या बोलते हैं, एक तद्भव रूप में इसको हम बोलते हैं काग। और वास्तव में ये शब्द बना कैसे है, इसमें देखो पूर्ववर्ती जो ध्वनि है ये तो बिल्कुल मूल रूप में ऐसे के ऐसे है, ये का बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पीछे वाली है परवर्ती यानी कि बाद वाली ध्वनि जो है वो बदल जाती है। कै का गै बन गया, इसको ये बन गया काग, ठीक है। ये है पुरोगामी विस्मीकरण, इसको बोलेंगे। ऐसे ही शब्द है पुरुष शब्द है, और पुरुष शब्द से देखो जो पूर्ववर्ती ध्वनि ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जो बाद वाली ये ध्वनि बदल जाएगी, ठीक है। ये देखो ये पुरुष बन गया। ऐसे ही शब्द है भीति, भीति का मतलब होता है दीवार, उसको भीति से भीत बन गया, भीत। ये भय भी ऐसे ही रही, और ये जो है ती का त बन गया, इसको हम बोलेंगे भीत। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पुरोगामी विस्मीकरण। अब हम पश्चगामी विस्मीकरण देखते हैं कि पश्चगामी विस्मीकरण कैसे होता है। पश्चगामी में क्या होता है कि जो पीछे वाली तो यूं की यूं बनी रहती है, ठीक है, और आगे वाली परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक शब्द है नून, नून शब्द है, या आपने सुना होगा हमारे उच्चारण करते हैं नून शब्द बोलते हैं, नून, नमक को नून आज भी बोलते हैं तद्भव में, लेकिन कई जगह इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इसका उच्चारण इस रूप में करते हैं लूण। इसमें है क्या,
जो पीछे वाली तो यूं की यूं रहेगी ध्वनि। अब देखो यहाँ अणा है, यहाँ अणा है, लेकिन आगे वाली अपना जो है परिवर्तन हो जाता है, न का लय बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पश्चगामी विषमीकरण। ऐसे ही शब्द है जैसे दरिद्र शब्द है, दरिद्र, और दरिद्र का क्या बन गया, दलिद्र बन गया, दलिद्र। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो ये रै है इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस रै किसमें बदल जाता है, लय में बदल जाता है। इसको हम कहेंगे पश्चगामी विषमीकरण। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है वो है संधिकरण। संधिकरण का मतलब संधि, संधि ऐसे लिखा जाता है जब इसमें हम करण लगाते हैं, करण जोड़ते हैं, तो इसका हम संधिकरण, ये इस प्रकार हो जाता है। ऐसे ही प्रस्तुति में तय में छोटी की मात्रा, लेकिन करण लगाएंगे प्रस्तुतिकरण तो उसमें बड़ी की मात्रा हो जाती है। संधिकरण, संधिकरण का मतलब क्या है कि संधि क्या होती है, जब दो ध्वनियाँ पास पास आती हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, उनमें विकार सहित जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि से देखो किस प्रकार परिवर्तन होता है, जैसे मैं उदाहरण दूंगी, ने प्लस अन, और ने प्लस अन से नयन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो परिवर्तन है इसको हम संधिकरण, इनका संधिकरण हो गया। दो ध्वनियाँ, ये ए और ये अ, ए और अ मिलके आय बन गई। ठीक है, और ये होगा नयन, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हम देखें तो जैसे राज प्लस इंद्र, राजेंद्र, गुण संधि है। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, पंचम आने के कारण इस पांचवें के प्रभाव से ये तय भी इसी पांचवें में बदल जाएगा, यानी कि जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, ये संधि से रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश रमेश बन गया, गुण संधि। ये इस रमा आ प्लस ई से, आ और ई के मेल से ए बन गया रमेश, नरेश। ठीक है, ऐसे ही हम देखें तो सु प्लस आगत, ये उ और आ आपस में पास पास दो ध्वनियाँ आई और परिवर्तन हुआ, उ और आ से व बन गया स्वागत। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि संधिकरण से भी स्वनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसमें भी इससे परिवर्तन आया। ऐसे ही अगला पॉइंट है हमारा वो है अनुनासीकरण। अनुनासीकरण का मतलब कभी कभी उच्चारण की सुविधा के कारण, मुख सुख के कारण, मुख की सुविधा के कारण हम किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। देखिए, सर्प से हमने सांप किया, सांप, हमने इसका नाक से उच्चारण किया। ठीक है, परिवर्तन हुआ। ऐसे ही अश्रु, अश्रु को हमने बना दिए आंसू। ठीक है, यानी कि इनका अनुनासीकरण हमने कर दिया। ठीक है, और इससे परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगला पॉइंट है वो है मात्रा भेद। मात्रा भेद का मतलब है कि जब शब्द में जो प्रयुक्त मात्राएं हैं वो उच्चारण के इसमें कई बार हम उनको दीर्घ से ह्रस्व कर देते हैं और ह्रस्व से दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, तो उसको दीर्घ से ह्रस्व करते हैं, ह्रस्वीकरण हो जाता है, और ह्रस्व से दीर्घ कर देते हैं, उसका दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे शब्द है ह्रस्वीकरण, देखिए कैसे होता है। इसके एग्जाम्पल, जैसे शब्द है शून्य, शून्य से आप शब्द नया बन गया, वो क्या बना, सुन्न। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए।
शून्य से शून्य बन गया, यानी कि इस ऊ की मात्रा को हमने छोटे ऊ में बदल दिया, यानी कि दीर्घीकरण से ह्रस्वीकरण हमने कर दिया। ऐसे ही हम देखेंगे आभीर शब्द से हमने अहीर बनाया, यानी कि इस आ का भी हमने क्या कर दिया, अ में बदल दिया, ह्रस्वीकरण। ऐसे ही हम देखते हैं आलाप शब्द से, आलाप शब्द होता है वास्तव में, और लेकिन इस आलाप को अलाप में बदल दिया, यहाँ आ को अ में बदल दिया। ऐसे ही पाजामा शब्द होता था, कोई पाजामा नहीं बोलता आजकल, इसको पजामा पे आ गया, पजामा, यानी कि पा का प बना दिया। ये हुआ दीर्घीकरण से ह्रस्वीकरण पे हम आ गए। ठीक है, अब कैसे ह्रस्वीकरण से दीर्घीकरण करते हैं, जैसे पुत्र शब्द को हमने क्या बना दिया, पूत बना दिया। दूध पूत सबको भगवान दे, तो दूध पूत यानी कि पुत्र का पूत बनाया। तो देखो कैसे हमने ये इसमें छोटे ऊ से हमने इसको बड़ा कर दिया। अब दुग्ध की बात थी, दुग्ध से हमने क्या बनाया, दूध बना दिया। ठीक है, दूध पूत की बात चल रही थी। तो अब देखो द के छोटा ऊ से हमने बड़ा ऊ कर दिया, यानी कि ह्रस्वीकरण से हम दीर्घीकरण। ठीक है, तो अब देखिए इसी प्रकार आगे हम पॉइंट देखते हैं, वो है सघोषीकरण। सघोषीकरण का मतलब क्या है कि जब हम अघोष को सघोष बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, उदाहरण दे रखते हैं हम, जैसे ये है शती। ठीक है, पांचवी शती, छठी शती, तो इस शती को हमने आजकल क्या बना दिया, इस शती को हमने सदी बना दिया, सदी, यानी कि तय को हमने द में बदल दिया। तय क्या था, अघोष था, सघोषीकरण कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही काग को हमने काक को हमने काग बना दिया, काक को हमने काग बना दिया। कै अघोष था, गै घोष ध्वनि है। ऐसे ही अगर हम देखें इसके और एग्जाम्पल अगर हम लें, मकर शब्द को हमने मगर बना दिया। ठीक है, यानी इस कै को हमने गै में बदल दिया, यानी कि कै अघोष था, गै सघोष। तो इस प्रकार शब्द है नकद। ठीक है, और नकद से को हमने बना दिया नगद, रुपए गिनने को तैयार था, नकद को नगद में। तो ये है बच्चों सघोषीकरण अघोषीकरण से। और कहीं पर हम क्या करते हैं, सघोष होगा तो उसको हमने अघोष बना दिया। कैसे बनाया, जैसे शब्द है मदद, गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये मदद बहुत सारे इसका उच्चारण कैसे करते हैं, मदद, उसकी मदद करनी चाहिए, मदद कर दो, मदद। ठीक है, यानी कि ये घोष ध्वनि थी और इसको हमने अघोष में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही अदद से हमने अदत बना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सघोष से हम अघोष भी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट है, वो है महाप्राणीकरण। अलप प्राण को जब हम महाप्राण बना देते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाया, अलप प्राण से महाप्राण, गह को हमने घर बनाया। ठीक है, ये गह क्या है, अलप प्राण है, घर बना दिया, घ महाप्राण है। ठीक है, ऐसे ही हमने बनाया हस्त से हाथ। ठीक है, ये तय अलप प्राण है, थ महाप्राण है। इसी प्रकार हमने वाष्प से बना दिया भाप, ये वह अलप प्राण है, भय महाप्राण है। ठीक है, समझ गए ना। इसी प्रकार हम महाप्राण से अलप प्राण भी बना देते हैं, ये भी हम करते हैं। और वो कैसे, जैसे हमने भूख शब्द था, भूख से बहुत सारे बोलते हैं ना, भूख को कहेंगे भूख, ख को क्या बोलेंगे, भूख लग रही है, नहीं भूख लग रही है, भूख भूख ऐसे बोलते हैं। ये कै क्या है, महाप्राण है, कै अलप प्राण है, ख महाप्राण है। ठीक है, ऐसे ही हम
जैसे शब्द है, बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, शुद्ध शुद्ध में भी आता है, वशिष्ठ का बना दिया वशिष्ठ, इस ठय महाप्राण को अलप प्राण टय में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही भगिनी, भगिनी, भगिनी का बहिन बना दिया। ठीक है, इस भय का भय बना दिया। ऐसे ही चाभी शब्द को, चाभी को चाबी बना दिया, भय महाप्राण को अलप प्राण बना दिया। ठीक है, एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भ्रामक व्युत्पत्ति। भ्रम से, जब आम जनता का स्वभाव होता है कि किसी अपरिचित जो शब्द होता है उसको मतलब अपनी सुविधा के अनुसार उसका अर्थ लगा देते हैं, अपने मनमाने तरीके से भ्रम से उसका उच्चारण कर देते हैं और भ्रम से वो उच्चारण गलत हो जाता है। कैसे को फारसी में शब्द है, जब हम मकान की रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, और उसकी एक और है प्रोसेस, फारसी का शब्द है, आपने सुना होगा इंतकाल। और कई लोग इस इंतकाल को कि उसका मकान का या प्लॉट का इंतकाल करवाना है, इंतकाल को क्या बोलते हैं, अंतकाल बोलते हैं। अंतकाल करवा दिया मकान का, तो इस प्रकार अंतकाल शब्द बोलते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी का एक शब्द है एडवांस। एडवांस शब्द का उच्चारण बहुत सारे लोग इसको करेंगे अठवांस, अठवांस। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है, वो है लाइब्रेरी। और बेचारे अपने कई बड़े बूढ़े जो कम पढ़े लिखे हैं, इसको बोलेंगे रायबरेली। रायबरेली जा रहा है वो तो पढ़ने के लिए, जबकि पढ़ने के लिए कोई आजकल लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। तो कहेंगे, घर वाले बोलेंगे बेचारे कम पढ़े लिखे, हमारा लड़का तो रायबरेली गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है परिवर्तन, ये होता है भ्रामक व्युत्पत्ति, हम इनको बोलेंगे। भ्रम से गलत इनका उच्चारण करते हैं, गलत लिखते भी हैं। ठीक है, ना सिर्फ बोलने में बल्कि लिखने में भी गलती करते हैं इसको। तो ये आज हमारे स्वनिक परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, जो ये हमारा जो लेसन है, पाठ है, आज ये हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तो पूरे आराम से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।